और उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा। जहाँ पर वो काम करने गई थी, दुबई में वो काम करने गई थी, वहीं का जो शेख था वही उसके मतलब प्यासा हो जाता है, उसका उसकी खूबसूरती का इतना दीवाना हो जाता है कि उसकी 2 पत्नियां पहले से ही थी और वो काजल को अपनी तीसरी शादी करने के लिए मजबूर करता है। और जब वो मना कर देती है तो उसको धमकी देता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, नहीं तो तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के लिए भी वो मना कर देती है, उसके संग रोज़-रोज़ संबंध बनाता है बहुत ही भयानक तरीके से। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसका अबॉर्शन भी करवाता है। ऐसा एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार ऐसा करता है उसके साथ। तो दोस्तों चलते हैं, ये लड़की कहाँ की थी, कैसी थी, कहाँ कैसे पहुँची थी वहाँ, कौन लेकर गया था इसे। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये जो घटना है ये बंगाल का एक बंगाल की जो राजधानी है काठमांडू वहाँ की है। वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था और परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था बहादुर थापा। उसके करीबन 4 बच्चे थे और 4 में से जो ये काजल थी वो सबसे बड़ी थी। अब उनके घर मतलब अकेले ही वो कमाने वाले थे तो उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर का जो गुजारा है अच्छे से हो पाए। अब घर में दिक्कतें आने लगती हैं और क्योंकि घर में अच्छी तरह परवरिश नहीं हो पा रही थी बच्चों की, तो जब घर में दिक्कतें आती हैं, पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था तो बड़ी ही तब समस्या रहती है। एक एजेंट होता है मतलब जो दलाल होता है जो कि वहाँ के लोगों को, लड़कियों को वहाँ से दूसरे देश में भेजा करता था। उसको एक दिन उनके परिवार के बारे में पता चलता है तो वो बहादुर थापा के यहाँ आता है और उनसे कहता है कि आपके घर के माली हालत ऐसी है, आप अगर अपनी बड़ी बेटी को दुबई भेज दोगे, वहाँ इतना पैसा है कि आप मतलब जो भी आपके घर में परेशानियाँ हैं सभी दूर हो जाएंगी। कुछ ही दिन में आपकी बेटी इतना पैसा कमाएगी कि आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जब वो उनसे ये बात कहती है तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर भेजूँगा अपनी बेटी को वहाँ। तो वो कहता है इसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा? बहादुर थापा जो होता है वो पूछता है इसके लिए कागज़ क्या-क्या चाहिए होंगे? तो वो जो दलाल होता है वो कहता है कि आपको कागज़ात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं बनवा लूँगा, मैं तैयार कर लूँगा। आप बस बताइए कि आप अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं या नहीं? तो जो बहादुर थापा होता है वो कह देता है कि हाँ, मैं ज़रूर भेजना चाहूँगा अपनी बेटी को। और फिर वो वहाँ से चला जाता है दलाल। अब वो जो बहादुर थापा होते हैं वो अपने घर पे जाते हैं, अपने घर पे अपनी पत्नी से बात करते हैं, अपनी बेटी से भी बात करते हैं। जब सभी से बात करते हैं तो इस बारे में जब पता चलता है कि इतने पैसे कमाएगी हमारी बेटी, घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो काजल खुशी देखकर वो भी तैयार हो जाती है जाने के लिए। अब वो दिन आता है, जो वो दलाल होता है सारे कागज़ात बनवाकर तैयार कर लेता है, बस उसके घर पे आता है और उससे कहता है मुझे कुछ कागज़ चाहिए, इसके सर्टिफ़िकेट वग़ैरह चाहिए, इसका जो मुझे आप दे दीजिए। तो उसके जो माँ-बाप होते हैं, उसके जो में ज़रूरी कागज़ात होते हैं, सर्टिफ़िकेट वग़ैरह वो उसके हाथ में दे देते हैं। अब जो वो दलाल होता है अब उसके कागज़ात जब रेडी कर लेता है तो वो अपने साथ उसे लेकर जाता है। वहाँ से वो फ्लाइट में बैठाता है, काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं बंगाल की, काठमांडू की। वहाँ जब फ्लाइट में बिठाता है तो उनके साथ मतलब उन्हें बोल देता है कि तुम इस जगह उतरोगे, फ्लाइट से उतरने के बाद में वहाँ तुम्हें एक और इंसान मिलेगा इस नाम का और वहाँ तुम उतर जाना, वो तुम्हें अपने-अपने काम पर पहुँचा देगा। वो लड़कियाँ फ्लाइट में बैठ जाती हैं, काफ़ी सारी कम से कम 20-25 लड़कियाँ होती हैं। अब वहाँ जाने के बाद में जैसे ही वो फ्लाइट से उतरती हैं, वहाँ उतरने के बाद में उनमें वो आदमी मिल जाता है। मिलने के बाद में वो उसके साथ जाती हैं, जाने के बाद में वो सभी लड़कियों को अपनी-अपनी जगह पहुँचा देता है। पहले तो वो एक फ्लैट में उन्हें लेकर जाता है, फ्लैट में ले जाने के बाद में जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, सभी को अपने-अपने काम पर पहुँचा देता है। जो काजल होती है उसको भी उसके एक शेख के यहाँ लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे छोड़ देता है जब और मिलवा देता है उस शेख से। शेख से जब मिलवाता है तो काजल वहाँ जाती है, साथ ही उस शेख की 2-2 पत्नियाँ भी होती हैं। जब उसकी 2 पत्नियाँ होती हैं तो उसे काम समझा दिया जाता है काजल को कि तुझे घर का काम करना है। अब काजल काम करने लगती है, लेकिन जब वो शेख काजल को देखता है तो वो उसकी जो खूबसूरती होती है उस पर वो मर मिटता है और उसके मन में तभी से लालच आ जाता है काजल के प्रति।
उसे पहले से ही उसकी 2 पत्नियाँ थी, साथ ही जो उसकी दोनों पत्नियाँ थी वो काजल को देखकर मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये इतनी खूबसूरत है, हमारा पति इसे तीसरी बेगम ना बना ले। अब उन दोनों के मन में भी यही चलता रहता है। अब काजल सारा काम ख़त्म कर कर अपना रात को अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक वो शेख काजल के कमरे में जाता है। वहाँ जाने के बाद में काजल जब उसे देखती है तो चौंक जाती है, चौंक कर बैठ जाती है। अब काजल उससे कहती है कि साहब आप यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो काजल कहती है कि हाँ, मैं खूबसूरत हूँ और आप यहाँ कैसे आए? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी तीसरी बेगम बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर काजल सन्न रह जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी उम्र इतनी है और मैं अभी 18-19 साल की हूँ, मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब वो मना करती है तो वो शेख उससे बोलता है कि तुम्हें बेगम तो मेरी बनना पड़ेगा और अगर तुम मना करोगी तो तुम्हारे साथ मैं इतना बुरा करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जब वो एजेंट काजल को लेकर जाता है तो पहले से ही एडवांस में उसके परिवार को 2 लाख रुपए दे दिए थे। अब काजल के मन में ये आता है, एक तो 2 लाख रुपए ले चुकी थी उनसे और ऊपर से वो उसके मतलब परिवार उसका इतना खुश था, तो वो अपने परिवार के बारे में जब सोचती है कि मेरा परिवार इतना खुश था और अगर मेरे साथ कुछ होता है या मैं पैसे नहीं कमाती तो मेरे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, यही सोचने के बाद वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, तो इसलिए अपने हथियार डाल देती है और वो अब तैयार हो जाती है। अब वो जो शेख होता है उससे बारी-बारी करके 3 बार बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद अब रोज़ का यही हो गया था। अब जो काजल होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सोचती है कई बार कि अपने परिवार को बताए, लेकिन वो जब भी अपने परिवार को फ़ोन करती थी तो उसके परिवार वाले इतने खुश होते थे कि वो चाहकर भी अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बता पाती थी और सोचती थी कि इनकी खुशियाँ 1 मिनट में छूमंतर हो जाएगी, साथ ही सारे के सारे परेशान हो जाएँगे। इसलिए वो अपने परिवार वालों को, अपने माता-पिता को कभी भी अपने बारे में नहीं बताती। अब यही सिलसिला चलता रहता है कि एक दिन उसके पेट में दर्द होता है तो वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये बात आकर वो शेख को बताती है तो शेख कहता है ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका अबॉर्शन करवा देता है। वो उसे घर लेकर आ जाता है। लाने के बाद उसका वेट करता है कि कब वो ठीक होगी और कब मैं इसके साथ फिर से संबंध बनाऊँगा। अब वो ठीक होती है तो फिर से वो शेख वही सब करने लग जाता है उसके संग। वही सब जब करने लगता है तो कुछ दिन सही निकलते हैं, ऐसे ही रोज़ उसके संग ऐसे ही करता था। एक बार वो फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब वो फिर से उसे बताती है तो फिर से उसका वो ऐसे ही अबॉर्शन करवा देता है। अब काजल बुरी तरह से उसके चंगुल में फँस चुकी थी, वो निकल भी नहीं पा रही थी कि अचानक काजल को पता चलता है कि यहाँ एक संस्था है जो कि मतलब उन लोगों की मदद किया करती है जो कि बाहर के देशों से आए होते हैं वहाँ काम करने के लिए। अगर वो मुसीबत में होते हैं तो उनकी मदद करती है, एक ऐसा एनजीओ है वहाँ। तो काजल एक दिन छुपके से निकलती है घर से और उस एनजीओ से जाकर मिलती है और कहती है कि मैं प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं यहाँ काम करने आई थी, वहाँ का जो शेख है मेरे साथ ऐसे-ऐसे करता है, मुझे अपनी तीसरी पत्नी बनाने को कहता है और मेरे साथ बहुत ही गंदी तरीके से संबंध बनाता है, साथ ही उसने मेरा 2 बार अबॉर्शन भी करवाया है। अब जब ये बात वो उन लोगों को बोलती है तो वो लोग भी सन्न रह जाते हैं कि एक भारतीय लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है यहाँ। और जब फिर उसे वहाँ से मतलब उसको पता लगाया जाता है, सबसे पहले तो उसे उस शेख के चंगुल से निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। जब वहाँ से निकलवाने की उसे कोशिश करते हैं तो एनजीओ जो होती है वहाँ उसके मतलब वहाँ के लोग उसके घर पर जाते हैं, उस शेख के यहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में सारी मतलब पता लगाते हैं क्या सच्चाई है। वहाँ पता लगाने के बाद में जब पता लगा लेते हैं कि सच में ये इसके साथ ऐसा कर रहा है, साथ ही थोड़ा बहुत कुछ भी होता है उन्हें सबूत मिल जाते हैं और पता लग जाते हैं, उसके कागजात वगैरह जो भी होते हैं सब उसे मिल जाते हैं। मिलने के बाद में उसको वहाँ से निकालते हैं और साथ ही जो वो शेख होता है उससे बहुत बड़ा मुआवजा भी काजल को दिलवाते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक कम से कम 6 महीने तक उसके संग ऐसा किया था काजल के साथ, इतनी बुरी बेरहमी से अपने साथ रहा था और संबंध बनाता था। जब उसे मुआवज़ा दिलवाते हैं तो बाकायदा काजल को वो एनजीओ अपने मतलब नेपाल लेकर आती है, उसके घर काठमांडू में उसके परिवार में छोड़ा जाता है। जब उसके परिवार वालों को अपनी बेटी की ये सच्चाई पता लगती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन
अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, पैसों का जो उनकी माली हालत थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज भी कितनी ऐसी हैं जो लड़कियां हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से या कहीं से कहीं पर भेजी जाती हैं, बाहर देशों में काम के नाम से लीड लेकर जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। तो आज भी मतलब ये जो चल रहा है ये अभी तक रुका नहीं है, आज भी ऐसा ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, कितनी सरकारें आई, कितने बदल चुकी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। काजल जो थी एक बुरी यादें वहाँ से लेकर आई थी, दुबई से भयानक यादें अपने साथ लेकर आई थी। शायद वो उन बातों को कभी भूल भी ना पाए और उसके संग जो ऐसा हुआ था, इतनी सी उम्र में उसने इतना सब कुछ देखा था। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।